क्वेश्चन बनता है बैटल ऑफ प्लासी was not the real battle, but it was a deceit. It was a deceit. On the other hand, other hand, Battle of Buxar, Battle of Buxar was the real battle in which technical advancement या technological logical advancement proved victorious over traditional warfare technology of Indians लास्ट में क्या लगा है एल्यूसिडेट हिंदी वाले लिखिए हिंदी वाले इसका हिंदी रूपांतरण कीजिए प्लासी का युद्ध प्लासी मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं कि इंग्लिश वाले इसको लिख लें और हिंदी वालों को मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं प्लासी का युद्ध कोई वास्तविक युद्ध नहीं बल्कि एक धोखा था जबकि बक्सर का युद्ध एक वास्तविक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों की तकनीकी श्रेष्ठता का भारतीय परंपरागत युद्ध तकनीकी पर विजय हासिल हुआ था सविस्तार चर्चा करें चलिए भाई ये क्वेश्चन क्या है तो प्रश्न में आपको करना क्या है प्रश्न में दो उपभाग हैं बैटल ऑफ प्लासी वाज नॉट द रियल बैटल बट इट वाज अ डिसीट एक वास्तविक युद्ध नहीं था बल्कि एक धोखा था ये क्या है ये प्रश्न का
प्रथम उपभाग है, फर्स्ट सब पार्ट है। दूसरा उपभाग क्या है प्रश्न का, कि जो बैटल ऑफ बक्सर है ये एक वास्तविक युद्ध था जिसमें तकनीकी नवोन्मेष का, तकनीकी श्रेष्ठता का भारतीयों के परंपरागत युद्ध पर, पद्धति पर विजय था। भारतीयों के परंपरागत युद्ध पद्धति पर विजय था। तो 50% क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पे देना है और 50% शब्द सीमा यहां पे रखना है। प्लासी का युद्ध कोई युद्ध नहीं, धोखा था। उसमें आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि प्लासी का युद्ध जो है बस केवल औपचारिक रूप से प्लासी के मैदान पे लड़ा गया था। प्लासी के निर्णय की पुष्टि युद्ध से पहले ही हो गया था। क्यों? क्योंकि नवाब के विरोधी पहले से ही अंग्रेजों को समर्थन दे चुके थे। तो जब अंग्रेजों को समर्थन दे चुके थे तो क्या होता है? तो अंग्रेजों को समर्थन दे चुके हैं भाई, तो वहां पे युद्ध के मैदान पे युद्ध वास्तविक रूप से लड़ा ही नहीं गया ना। वो तो पहले से ही गेम प्लान था कि धोखा देना है, धोखा देना है, तो नवाब को बेवकूफ बना करके भगा दिया जाता है। मिर्जाफर जो है संकेत दे देता है कि युद्ध का मैदान खुला है। इन्हीं सारे उदाहरणों पे आप उनके कौन कौन विरोधी रहते हैं, अमी चंद हैं, देन आफ्टर जगत सेठ है, घसीटी बेगम है, पूर्णिया के नवाब शौकत जंग हैं, सबसे बड़ा जो डिसीटर था वो तो मिर्जाफर ही रहता है। तो इन सारे उदाहरणों को देते हुए आप ये सिद्ध करेंगे कि युद्ध का निर्णय प्लासी के मैदान से पहले हो गया था, इसलिए ये कोई वास्तविक युद्ध लड़ा ही नहीं गया था, ये तो एक धोखा था। अब पैराग्राफ चेंज करेंगे और कहां पे आएंगे? सेकंड सब पार्ट पे आएंगे। यहां पे क्या कहेंगे? कहेंगे जनाब जो है वहां पे तो धोखा था, प्लासी में तो धोखा था, लेकिन यहाँ पे कोई धोखा नहीं था, कोई षड्यंत्र नहीं हुआ था। उत्तर भारत की तीन तीन महान शक्तियां, बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउदौला और शहंशाह हिंदुस्तान मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय जो हैं वो क्या रहते हैं? वो युद्ध के मैदान पर अपनी पूरी क्षमता के साथ बक्सर में जाकर डटे रहते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है? फिर भी ये हार जाते हैं। तो इस बार तो कोई षड्यंत्र नहीं हुआ था भाई, इस बार युद्ध के पहले जो है कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई थी। बट वाई वंस अगेन द इंडियंस वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिशर्स? तो इसलिए हार गए कि भारतीयों की जो युद्ध पद्धति थी वो पारंपरिक थी, ट्रेडिशनल वॉरफेयर था। अब इस पारंपरिक युद्ध पद्धति में वो क्या करते थे भाई? इस पारंपरिक युद्ध पद्धति में, इस पारंपरिक युद्ध पद्धति में हमारे यहाँ पे बरछी, ढाल, कृपाण, कटारी, इससे लड़ने का चलन रहता है। अंग्रेजों के पास क्या रहता है? तकनीकी नवोन्मेष रहता है, टेक्नोलॉजिकल जो है एडवांसमेंट रहता है। तो इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में क्या रहता है कि आप कितने बड़े भी बाहुबली हैं भाई, तलवार से मेरे पास आएंगे तब तो हमसे लड़ेंगे ना। वहां पे क्या है? उनके पास बंदूक है, उनके पास तोप है कि आप आ रहे हैं और दूर से ही मार दे रहे हैं। और उनके हर सैनिक के पास ये हथियार है। तो ये जो बक्सर में तकनीकी श्रेष्ठता की विजय हुआ था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है ये विक्टोरियस हुआ था, किसके ऊपर? भारतीयों की जो सदियों पुरानी युद्ध लड़ने की परंपरा, पारंपरिक युद्ध परंपरा के ऊपर। क्लियर है? बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का
बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 1764 में हुआ था। अब क्या होता है, प्लासी के युद्ध के बाद, आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी, मीर जाफर क्या बने, मीर जाफर नवाब बने। कब से कब तक? 1757 से 1760 तक। आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी इट वाज द मीर जाफर who became the next Nawab since 1757 to 1760। अंग्रेजों ने इनको नवाब क्यों बनाया भाई? अंग्रेजों ने इनको नवाब क्यों बनाया? विद द पर्पस दैट की, इस उद्देश्य से बनाया कि क्या करेंगे कि ये हमारी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करेंगे। मिर्जाफर विल फुलफिल या ही विल एकम्प्लिश ऑल द एम्बिशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब उनकी एम्बिशन क्या रहती है, उनकी महत्वाकांक्षा क्या रहता है? तो उनकी महत्वाकांक्षा, दे वेर गिविंग द प्रायोरिटी ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट, आर्थिक लाभ के बारे में सोचते थे। फ्रांसीसी जो हैं वो राजनीतिक लाभ के बारे में सोचते थे। तो यहां पर मीर जाफर क्या रहता है? मीर जाफर अंग्रेजों की जो लालच रहती है उसको पूरा करता है। 50 लाख रुपया तो सेना को, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो गिफ्ट देता है। 2.34 लाख पाउंड रहता है। 2.34 लाख पाउंड जो है ही पर्सनली गिफ्टेड टू लॉर्ड क्लाइव। ये आज के जमाने की रकम नहीं है, ये आज से 250 साल पहले जो है, 250 साल पहले की रकम है। तो उसको लगता है, मीर जाफर को लगता है कि इतना पैसा दे दिया हूं, अब इनका लालच जो है वो समाप्त हो जाएगा और मैं क्या रहूंगा, मैं नवाब बनकर आराम से पूरे जीवन जो है वो करूंगा। अंग्रेजों का क्या रहता है? दे हैड द ग्रीडीनेस, दे हैड द इंडलेस ग्रीडीनेस। उनके पास जो है उनकी लालच ऐसी थी जो कभी समाप्त ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे इनकी लालच को पूरा करते करते, ये नवाब हैं, कोई कॉमन मैन नहीं है, इनकी लालच को पूरा करते करते इनको क्या करना पड़ा? इनको अपने राज दरबार के जो सोने के बर्तन थे उसे भी बेचने पड़े। Then after what happened? Then after he raised the hand that I am unable to fulfill your requirement, I am unable to fulfill your greediness। जैसे ही अंग्रेजों को लगता है, कंपनी को लगता है कि ये हमारी महत्वाकांक्षाओं को नहीं पूरा कर सकता है, अब क्या होगा? मिर्जाफर को रिप्लेस कर दिया जाएगा। मिर्जाफर रिप्लेस्ड, इन्हें प्रतिस्थापित किया गया। और कौन अगले नवाब बने भाई? तो इनके सन इन लॉ रहते हैं, इनके सन इन लॉ, इनके जो दामाद हैं, मीर कासिम को अगला नवाब बनाया गया। मीर कासिम कब से कब तक रहेंगे नवाब? 1760 से 1763 तक। अब मीर कासिम को क्या रहता है भाई? मीर कासिम हैड द विजनरी अप्रोच। ये जो है वो दूरदर्शी रहता है। इससे क्या लगता है? मीर कासिम को लगता है कि जो अंग्रेज हमारे ससुर के नहीं हुए, मीन्स कि इनके फादर इन लॉ के नहीं, भाई उनके दामाद ही है ना। तो इनको लगता है कि जो मीर जाफर का नहीं हुआ वो हमारा कहां से होगा।
उसे पता था कि हमको नवाब बनाने में देयर इज द समथिंग सेल्फिशनेस। तो दैट्स वाई व्हाट वाज द एक्ट ऑफ मीर कासिम? द फर्स्ट एक्ट ऑफ मीर कासिम वाज ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, राजधानी का हस्तांतरण था। तो राजधानी का हस्तांतरण ये कहां से कहां करते हैं? फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। बंगाल से वो बिहार राजधानी लेकर के जाते हैं। अगला इनका एक्ट क्या था? अगला एक्ट था उसी मुंगेर में जहां पे लेकर के जाते हैं, मुंगेर में इस्टेब्लिश्ड, वहां पर मॉडर्न आर्टिलरी की इस्टेब्लिश करते हैं। आधुनिक जो युद्धास्त्र रहता है, आधुनिक युद्धास्त्रों को स्थापित करते हैं। युद्धास्त्र के जो कारखाने रहते हैं उसे स्थापित करते हैं। अंग्रेजों को ये बात बहुत बुरी लग रही थी। अंग्रेजों को लगता है भाई कि ये राजधानी से हमसे दूरी क्यों बना रहा है। ठीक है, तो यहीं पे दे वेर द डाउटफुल कि व्हाई ही इज ट्रांसफरिंग द कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। और जो ये सस्पिशियस उनका वो था, जो इनका शक था, वो और ज्यादा तीव्र होता है कि ये तो हमको चुनौती देने के लिए मॉडर्न आर्टिलरी स्थापित कर रहा है। आधुनिक युद्धक कारखाना ये हमारे तकनीक को चुनौती देने के लिए कर रहा है। और इसमें भी सपोर्ट फ्रांसीसियों से मिला हुआ था। ठीक है, अब अगला ये काम क्या करेंगे? द नेक्स्ट एक्ट ऑफ द मीर कासिम, इनका अगला काम क्या रहेगा कि ही विल abolish द दस्तक सिस्टम। जो दस्तक प्रथा थी, दस्तक प्रथा को ये समाप्त करेंगे। अब दस्तक प्रथा क्या हो गया भाई? दस्तक प्रथा समाप्त हो गया। तो जब दस्तक प्रथा समाप्त हो, ये दस्तक प्रथा क्या था? 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियर रहते हैं। तो मुगल बादशाह फर्रुखसियर जो रहते हैं, उन्होंने अंग्रेजों को क्या दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री ट्रेडिंग राइट्स दिया हुआ था, मुक्त व्यापार का अधिकार दिया हुआ था। तो ऐसे में अब क्या होता है? ऐसे में जो है इस मुक्त व्यापार के अधिकार में अंग्रेज जो है मिसयूज कर रहे थे। दे वर मिसयूजिंग दैट दस्तक सिस्टम। वो कर क्या रहे थे? ये दस्तक जो फ्री व्यापार का पास रहता है, फ्री ट्रेड का जो पास रहता है, वो भारतीयों को औने पौने दाम में बेचा जा रहा था। भारतीयों को औने पौने दाम में बेचा जा रहा था। तो इस प्रकार क्या रहता है? इस प्रकार जो अमाउंट, जो पैसा नवाब के खजाने में आना चाहिए, वो पैसा अंग्रेजों के पास जा रहा था, कंपनी के पास जा रहा था। तो ऐसे में क्या होता है भाई? ऐसे में जो है ये दस्तक प्रथा को समाप्त करते हैं। अंग्रेज क्या होते हैं? अंग्रेज अब इनसे इरिटेट हो जाते हैं। जब अंग्रेज इरिटेट होते हैं तो इनको क्या करेंगे? वंस अगेन मीर कासिम वाज रिप्लेस्ड। ठीक है, मीर कासिम को वंस अगेन जो है पद से हटा दिया जाएगा। एंड मीर जाफर को फिर से क्या किया जाएगा? मीर जाफर विल बिकम द नेक्स्ट नवाब। एक साइकिल पूरा हो गया भाई ना। एक साइकिल जो है वो पूरा हो गया कि मीर कासिम आते हैं, मीर कासिम को फिर से हटा दिया जाता है, मीर कासिम की जगह फिर से मीर जाफर आ जाते हैं। अब मीर कासिम वाज द एब्सकॉन्डर। एब्सकॉन्डर मीन्स कि वो क्या रहते हैं? वो भगोड़ा रहते हैं। अब यहां से निकलते हैं तो कहानी जरा सुनिएगा। अब मुंगेर से निकलते हैं तो भग के कहां आएंगे?
भाग करके अवध में आएंगे, अवध के नवाब के पास आएंगे। हु वाज द नवाब ऑफ द अवध? तो अवध के नवाब जो है वो सुजाऊ दौला रहते हैं। कौन रहता है? सुजाऊ दौला रहते हैं। अब अवध के नवाब सुजाऊ दौला से ये क्या कहते हैं? कहते हैं कि आज ये हमारे साथ हुआ है कि अंग्रेजों ने हमें जो है वो किया है, मतलब मिसयूज कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी को कैप्चर कर रहे हैं। कल वो आपके यहाँ पे आएंगे और आपके ऊपर भी पॉलिटिकल डोमिनेशन करेंगे, राजनैतिक जो है अधिनायकत्व स्थापित करेंगे। अवध के नवाब को लगता है कि बात सही कह रहा है। क्यों? क्योंकि ये परदेसी हैं और जहां भी दुनिया में जा रहे थे वही काम कर रहे थे, साम्राज्यवाद। तो अवध वाला कहता है कि इनको भी अपने साथ में ले लेते हैं। जो दिल्ली में कौन रहते हैं? दिल्ली में मुगल बादशाह रहते हैं। मुगल बादशाह कौन रहते हैं? शाह आलम सेकेंड रहते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा? इस तरीके से एक ट्रिपल अलायंस फॉर्म किया जाएगा, एक त्रिगुट संधि फॉर्म किया जाएगा। देयर वाज द ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल अलायंस क्या रहता है भाई? त्रिगुट संधि जो रहती है वो फॉर्म किया जाता है। इस त्रिगुट संधि में कौन रहता है? इस त्रिगुट संधि में मीर कासिम बंगाल से, सुजाऊ दौला अवध से, एंड शाह आलम सेकेंड मुगल एम्परर दिल्ली से। तो चलिए भाई, त्रिगुट जो है संधि जो है यहाँ पे हो गया। अब ये लोग कहाँ पे जाएंगे? ये लोग एक होंगे और मुकाबला कहाँ होगा? बक्सर के मैदान पे, बक्सर के मैदान पे, ऑन द बैटल ग्राउंड ऑफ, ऑन द बैटल ग्राउंड ऑफ बक्सर। बक्सर के मैदान पे युद्ध होगा। इधर से अंग्रेजों की तरफ से कौन रहेगा या ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन रहेगा? तो कान खोल के सुनना है, क्वेश्चन पूछा गया है। इट वाज द, क्लाइव नहीं रहते हैं, क्लाइव पलासी में लड़े हुए थे। यहां पे कौन रहता है? यहां पे हेक्टर मुनरो रहते हैं। यहां पे हेक्टर मुनरो रहते हैं। हेक्टर मुनरो रहते हैं। तो चलिए भाई, बक्सर का मैदान बिहार में पड़ता है, बक्सर जिला पड़ता है। तो बक्सर के मैदान पे ये युद्ध होगा और इस युद्ध में क्या होगा? इस युद्ध में उत्तर भारत की ये तीन बड़ी शक्तियां रहती हैं। ये कौन थे भाई? थ्री बिगर पावर, थ्री बिगेस्ट पावर ऑफ नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत की तीन बड़ी शक्तियां जो हैं वो लड़ती हैं अंग्रेजों से। व्हाट वाज द रिजल्ट?
व्हाट वाज द रिजल्ट? परिणाम क्या था भाई? तो परिणाम वंस अगेन विक्ट्री ऑफ, वंस अगेन विक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। परिणाम क्या रहता है? अंग्रेजी कंपनी का एक बार पुनः विजय। तो अंग्रेज फिर से जीत जाते हैं और बक्सर का युद्ध समाप्त हो जाता है। तो चलिए, बक्सर का युद्ध भी हम लोगों का समाप्त हुआ।